गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, आज फिर हम एक बार फिर यहाँ पर यण संधि जो है, जो संधि से संबंधित जो हमारा विषय चल रहा है, तो यण संधि लेकर के आए हैं, जो आपने पहले पढ़ी होगी कई बार। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको पूर्ण रूप से जो है समझ नहीं पाते, है ना। हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत से बीच बीच में कन्फ्यूज़न होते हैं कि संधि की पहचान कैसे करें, है ना, इसको कैसे समझें। तो आज हम यण संधि के बारे में वो सब कुछ जो है स्पष्ट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यण संधि में वर्ण कौन कौन से बनते हैं वो हम समझें। इसमें होता क्या है, यण, यण का अर्थ क्या है, य, व, र और ल। ठीक है, ल वैसे संस्कृत में होता है, इसकी यहां आवश्यकता भी नहीं है, परंतु कहने के लिए आता है यण में य, व, र, ल। ठीक है, मुख्य जो है वो क्या है, य, व और र। ठीक, ये बनते कैसे हैं ये समझें। इससे पहले जो हमने संधि का जो विषय कराया है, संधि, उसमें दीर्घ संधि कराई है या गुण कराई है या वृद्धि कराई है, उसको हम ध्यान से समझ, उसको पहले देखें हम। ठीक है, जब तक हम क्रम अनुसार नहीं पढ़ेंगे हमें वो विषय समझ में नहीं आएगा। इससे पहले जो भी वीडियो आई है, चाहे वो वर्ण से संबंधित हो, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान हो, या फिर स्वर संधि हो, व्यंजन संधि यानी संधि की पहचान हो, संधि कैसे करते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं वो हो, या फिर भिन्न अलग अलग जो संधि हैं, दीर्घ, गुण और वृद्धि, उनको समझें। उसके बाद आप यण संधि पढ़ें। ठीक है ना, क्रम अनुसार अगर तैयारी करेंगे, देखिए हर कार्य करने का अपना एक ढंग होता है, तरीका होता है। यदि हम उसको व्यवस्थित रूप से समझेंगे, क्रम अनुसार समझेंगे, तो हमें वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो यण संधि क्या है, देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण य, व, र और ल आते हैं। देखिए ये बनते कैसे हैं। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर नियम पढ़ेंगे इसका। ठीक है, नियम क्या कहता है, यदि मैं यहां नियम क्यों लिखवा रहा हूं, उदाहरण देखने की जरूरत नहीं है, पहले नियम को समझ लीजिए आप। इसको समझने के दो तरीके हैं, या तो हम उदाहरण करें पहले फिर नियम पढ़ें, या हम नियम पढ़ें फिर उदाहरण करें। ठीक है, मुझे लगता है हमें उसका नियम समझना चाहिए, नियम समझने के बाद उसका हम आराम से उसके उदाहरण कर सकते हैं। तो क्या कहता है, यदि ई, उ, री, लरी, या लरी को भी हम छोड़ देते हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। यदि ई, उ, री से परे कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो, तो ई को क्या हो जाएगा, या। ठीक है, उ को व, री को र हो जाता है, र हो जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, तीन वर्ण है, चार नहीं तीन ही ले लें हम। ई, उ, री से परे यानी उनसे परे अगर कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर का अर्थ यानी वो नहीं होने चाहिए, उनसे अलग कोई भी स्वर हो, क्योंकि अगर मैं कहूं ई, अगर ई से परे ई होगा तो ये तो दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। वो तो हमने दीर्घ संधि में पढ़ा कि ई के सामने अगर ई से परे ई है तो दोनों के स्थान पर ई एक आदेश हो जाता है। अगर उ के सामने उ आ गया तो ये भी दीर्घ में चला जाएगा, है ना, री भी दीर्घ में चला जाएगा, री। इसीलिए उसने क्या कहा कि यदि ई, उ, री से परे कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न होना चाहिए, उनसे अलग होना चाहिए, कोई भी स्वर आ जाए तो ई को क्या करना, हमने य कर देंगे,
ऊ को व, री को र हो जाता है। ठीक है, ये हम नियम याद कर लें। ई को क्या करेंगे? य, ऊ को व और री को र। कब करेंगे? जब ई ऊ री के सामने कोई भिन्न स्वर हो। हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने यहां लिखा यदि घन अपि, देखिए ई है, ठीक है, और सामने क्या है? अ है। क्या कहता है? ई से परे अगर भिन्न स्वर, यहां नियम देखिए, नियम बैठ रहा है कि ई से भिन्न स्वर है तो ई को स्थान पर हमने क्या करना है? य करना है ना। तो देखिए य द, और ई के स्थान पर हमने क्या कर दिया? य, और सामने क्या है? आ। ठीक, ई के स्थान पर क्या करना है? हमने य करना है। अब यहां एक बात जो मुख्य है वो समझिए आप, यहां एक आदेश नहीं होगा, यहां आदेश होगा। ठीक है, एक आदेश नहीं होगा। एक आदेश किसे कहते हैं हम? जब दो वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है ना, उसे हम एक आदेश बोलते हैं। लेकिन यहां दो वर्णों के स्थान पर नहीं हुआ, यहां मात्र ई को य किया हमने। ठीक है ना, तो ये बोलेंगे हम ई के स्थान पर य आदेश होता है। एक आदेश कहां था? दीर्घ संधि में एक आदेश था। आ से परे अ आओ तो दोनों के स्थान पर आ एक आदेश है ना। गुण संधि में एक आदेश था। आ से परे ई हो, दोनों को ए आदेश। वृद्धि संधि में एक आदेश था। आ से परे ए आई हो तो आई। लेकिन यहां पर एक आदेश नहीं है, यहां क्या है? आदेश है। ठीक, एकादेश और आदेश में यह अंतर होता है। जब दोनों वर्णों का हम एक वर्ण बना देते हैं उसे हम एकादेश कहते हैं। जब हम किसी एक वर्ण से ही दूसरा वर्ण बना रहे हैं उसे कहेंगे आदेश। ठीक है, यहां ई से परे भिन्न स्वर आ गया, यहां पर अ आ गया तो ई को हमने क्या कर दिया? य कर दिया। ई को य आदेश हो जाता है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, इसमें आपने क्या लिखना है यहां, क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूजन मन में पैदा हो जाए। री को र आदेश होता है। ठीक है, अपने से कोशिश करें जितना भी शुद्ध, देखिए पूर्ण तो एक ईश्वर है। ठीक है ना, हम तो अधूरे लोग हैं, अपूर्ण हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, ना ही हम पूर्ण ज्ञान रख सकते हैं। हां, कोशिश कर सकते हैं कि जितना भी हम करें उसको हम सुधार करें, उसको अच्छे से अच्छा करें हम। ठीक है ना, तो जितना भी जहां भी हो सकता है। देखिए अब यहां जाता है, होता है, उसके साथ हमने क्या लिखा? आदेश होता है। र आदेश होता है, आदेश लिखा है। और जो इससे पहले हमने संधि पढ़ी दीर्घ गुण और वृद्धि, वहां क्या किया था? एकादेश हो जाता है, ताकि हम समझ लें कि एक आदेश में और आदेश में क्या अंतर है। इसलिए हमने इसको यहां आदेश कर दिया। तो देखिए ई को क्या हो गया? यह हो गया। तो ये जो है, अब द तो यहां आधा ही है, इसको ऐसे रख दें। ये भी आधा है, लेकिन पीछे क्या है? स्वर अ है, तो अ इसमें जोड़ देंगे तो ये यह कैसा हो गया? पूर्ण हो गया। और पीछे पी, ये क्या बन जाता है हमारा? यद्यपि। और यद्यपि इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी यद्यपि। ठीक है, ये भी शुद्ध है, अगर ऐसे लिखेंगे ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। ठीक है, यदि घन अपि क्या बन जाता है हमारा? यद्यपि। ठीक, इस प्रकार से ई को क्या आदेश हो जाएगा? य आदेश हो जाएगा। इसके और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए वी है, घन अक्त है। ठीक, वी घन अक्त, ई है और ई के सामने क्या है? अ है। और जब उससे परे भिन्न स्वर हो तो ई को क्या आदेश हो जाएगा? यह आदेश हो जाएगा। ये वह था ना,
और सामने यहां ई अल कर लें, पहले इसको समझ लें, है ना, अक्त है, ठीक। ई से परे क्या है, भिन्न स्वर आ गया, अभिन्न है, तो ई को हमने क्या कर दिया, या कर दिया, ठीक है। और आगे क्या है, अक्त है, ठीक। अब ये य है, अब ये व भी अधूरा है, ये य भी अधूरा है ना, तो इस व को हमने क्या रखा, इसको आधा ही रख लेंगे। यह भी अधूरा है लेकिन पीछे स्वर है, उस स्वर को इसमें जोड़ दें हम, य, ठीक। और आगे क्या है, क्त, तो ये क्या बन जाता है, वी घन अक्त, तो क्या बन गया, व्यक्त, ये बन जाता है हमारा व्यक्त, ठीक है। वी घन अक्त व्यक्त, ई को य आदेश। उसके बाद बात करेंगे हम ऊ को व, नियम तो यही रहेगा ना, ऊ से परे भिन्न स्वर, बस वहां थोड़ा सा अंतर क्या है, ई को तो हम बनाएंगे य और ऊ को क्या बनाएंगे, व। जैसे अनु घन इति, ये है, ठीक। यहां क्या है, समझिए इसको, ऊ है ना, और उससे परे क्या है, ई है। क्या कहता है, इससे परे कोई भिन्न स्वर हो, ई ऊ री से परे कोई भिन्न स्वर हो तो ई को, ऊ को व क्या करना है, ऊ को व करना है हमने, तो न है तो ये क्या हो गया भैया, व, ठीक है, वह हो गया। देखिए न भी अधूरा, इसको हमने लिख दिया ऐसे, वह भी, लेकिन पीछे क्या है, ई है स्वर, तो वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा वी और ती, अन्विति। क्या बन गया, अनुघन इति अन्विति बन जाता है हमारा, ठीक है, अन्विति, ये बन गया, ठीक। स्वर व्यंजन कैसे उनमें जोड़ते हैं, ये सारा हमने वर्ण में, जब वर्ण का विषय आप समझेंगे ना, मैंने पहले भी कहा है, जो इससे पहले हमारी वीडियो है ना वो जरूर देख लें आप, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे समझ लें। हमारा उद्देश्य क्या है, यही उद्देश्य है कि आपको जो भी पढ़े ना उसको ध्यान, मतलब बिल्कुल आपके समझ में आ जाए वो। अगर आप सीधा ही संधि पढ़ना शुरू करेंगे ना तो मुझे लगता है आपको दिक्कत आएगी, थोड़ी समस्या आएगी समझने में। लेकिन अगर वर्ण उसको समझेंगे, वर्ण वाला विषय समझकर फिर संधि पढ़ेंगे ना, फिर बड़ी आसान लगेगी, ये तो बहुत आसान है, ठीक। तो वो वर्ण, इससे पहले वीडियो जरूर देखते चलें, क्रम अनुसार तैयारी करें आप अपनी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो अनुघन इति क्या बन गया हमारा, अन्विति बन जाता है। इसी तरह और उदाहरण ले लें हम, यहां ले लेते हैं सु घन आगत, ये है, ठीक, सुघन आगत। तो देखिए यहां भी वही है, अनु है, ऊ है ना, स, यहां ऊ अलग कर दिया हमने, और सामने क्या है, आगत है। ऊ को क्या करना है, वह करना है, क्योंकि भिन्न स्वर है आगे, तो ऊ को क्या कर दिया हमने, वह कर दिया, ठीक है। तो आगे क्या है, आगत है, उसको तो नहीं छेड़ना हमने, वो तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आदेश कर रहे हैं, एक आदेश थोड़ी कर रहे हैं, आदेश करना है ऊ को वह आदेश, बाकी तो हमने कुछ छेड़ना ही नहीं इसमें, ठीक। बहुत आसान संधि है ये। तो यहां देखिए ये स अधूरा, वह भी अधूरा है, लेकिन आ इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वाह, ये बन गया हमारा स्वागत। सुघन आगत क्या बन जाता है, स्वागत, ठीक, ये हो गया, ऊ को वह आदेश हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण ले लेते हैं, इसमें सुअल्प ले लेते हैं, सुअल्प, सुघन अल्प है, ठीक है। ऊ है, ऊ को वह कर दीजिए, सुघन अल्प सुअल्प, क्या हो जाएगा, सुअल्प, ठीक है। देखिए वो आ रहा है ना, और वह किसका बनता है, ऊ का बनता है। यदि आपके पास ये परीक्षा में जाता है कि स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए,
तो आप ये समझ लेंगे कि सु, ऊ से क्या बनता है, वह बनता है भाई, सुघन आगत। आप विकल्प में से देख के आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो ऊ है ना, ऊ का ही तो वह बना है ना। यहां देखिए ऊ का वह बनता है अनुघन इति, अन्विति। इस प्रकार से यदि आपके नियम याद है तो उदाहरण की चिंता नहीं, उदाहरण तो जितने मर्जी कर लीजिए आप तैयार। अगर हमें यह पता है कि ई ऊ री से परे कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई को हमने यह करना है भाई, ऊ को वह करना है, री को र करना है, तो फिर अब वो दिक्कत ही कोई नहीं आएगी। ये जो है वह का था। उसके बाद हम करते हैं री का। री के लिए क्या कहता है, वही रहेगा, री से परे भिन्न स्वर हो तो री को क्या करना है, र करना है। देखिए मातृ घन आज्ञा, आज्ञा, ठीक है, मातृघन आज्ञा। तो री है यहां पर, मात री है ना, और सामने क्या है, भिन्न स्वर है, यही तो कहते हैं ना वो आज्ञा। री से सामने क्या है, भिन्न स्वर है, तो री को क्या करना हमने, र बनाना है। कितना आसान है, देखिए मात री को क्या कर दिया हमने, र कर दिया, ठीक है। और आगे क्या है, आज्ञा, ये बन गया। अब सबको आपस में जोड़ दें, त भी अधूरा है, र भी अधूरा है। और जब हमने संयुक्त व्यंजन किए थे वहां हमने ये बात समझाई थी, त और र में अगर हम ये जोड़ दें, रा बन जाता है। जो पिछला व्यंजन होता है ना, बाद वाला व्यंजन होता है, वो पूर्ण होता है, अगला अधूरा होता है। त और रा क्या बन जाएगा, त्रा, संयुक्त व्यंजन बन जाएगा त्र। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मात्राज्ञा, ठीक है। मातृघन आज्ञा क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा, ये बन जाता है री को र, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी वो उसमें गुण संधि में सोच लें अर होगा, वो नहीं होगा, उसका अलग नियम था। उसका नियम ये था कि अ आ से परे री होनी चाहिए तब अर होगा। यहां अलग है, यहां कहता है कि री से परे कोई भिन्न स्वर हो, यहां ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो री से परे अगर भिन्न स्वर होगा तो री को हम क्या कर देंगे, र कर देते हैं। मातृघन आज्ञा, आज्ञा तो मात्राज्ञा, ठीक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण ले लेते हैं, धात्री घन अंश, ठीक है, धात्री घन अंश। यहां भी वही है, धात्री, अब री है ना और सामने क्या है, अ है, तो अब इसको धात्रांश नहीं करना, यहां भी गलती हो जाएगी। देखिए कैसे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लिख देंगे धात्रांश, है ना। मातृ आज्ञा मात्राज्ञा, धात्री अंश धात्रांश। कैसे, देखिए धात्रांश क्यों नहीं करना है, इसको वो समझो आप। यहां धा त, और अगर हमने उसको री को अलग कर दिया, यहां री, और सामने क्या है, अंश है। यहां जो है अ है ना, और री को क्या करा हमने, र कर दिया, क्योंकि री से परे क्या है, भिन्न स्वर है, तो री को क्या हो गया, र हो गया, और सामने क्या है, अंश है, ठीक है। अब अ है तो अ ही बनेगा ना, आ थोड़ी बनेगा। अब ये त्र, फिर वही संयुक्त व्यंजन, अ है, इसमें जोड़ देंगे धा त्र, ये पूर्ण हो जाएगा त्र, और आगे क्या है, श, ये बनेगा हमारा धात्रंश। अ जोड़ेगा धात्रंश, धात्रंश ये बनता है, धात्रांश नहीं करना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। धात्रंश ये बनता है, ठीक। इसको ध्यान से करना है, धात्री जमा अंश धात्रांश, ठीक। देखिए अब हमने क्या पढ़ा यहां पर, ई को य, ऊ को व, री को र, ठीक है। इनसे परे कोई भिन्न स्वर हो तो क्या करना है, ई को हमने यह कर देना है, ऊ को व कर देना है, री को र कर देना है। तो ये है हमारी यण संधि, ठीक।
इसको आपने समझ लिया, पढ़ लिया, इसको देख लें और इसको साथ साथ लिखते चलें। ये नियम लिख करके 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। 5, 7, 10 उदाहरण किसी भी पुस्तक से आप देख सकते हैं, उसको अभ्यास करेंगे ना तो आप बिल्कुल एकदम से समझ जाएंगे कि ये बनते कैसे हैं, य व और र कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय था ये अनुसंधि का, मुझे आशा है कि आप सभी जो है ना समझ गए होंगे। इसको 1 या 2 बार देख लें बार बार तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक, इसी जो आशा और विश्वास के साथ आज की जो कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी के मैं उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।